स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है कि प्रोटीन के दो टाइप कौन से हैं एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। पहले हम प्रोटीन को क्लासीफाई कर देते हैं। सो द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स based upon their molecular shape are globular proteins and fibrous proteins. Globular proteins are spherical in shape, they are soluble in water, and how they are actually formed, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है प्रोटीन का, उसको कॉइल करेंगे, उसको घुमाएंगे तो स्फेरिकल शेप आ जाएगा प्रोटीन में, और उस प्रोटीन को बोला जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो वाटर में डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन के, तो द फेमस कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स इंसुलिन, the egg albumin, the serum albumin, and the protein which is present in the pulses, that is legumelin. All these are globular proteins which are water soluble. बात करते हैं fibrous proteins की. As the name suggests, they will be fiber like structure and they have elongated rod like shape. And how they are actually formed? They are formed by holding द पॉलीपेप्टाइड चेन. सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जब आप पैरेलल रखोगे और उनको आप या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक करोगे या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से आप उसको लिंक करोगे ना, तो फिर ये होगा फिब्रस प्रोटीन्स. सो फिब्रस प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, they are linked either with the help of the hydrogen bond or they are linked with the help of the डाइसल्फाइड बॉन्ड. आगे जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमें मिलेगा कि डाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हेल्प करता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन को साथ में रखने के लिए, लिंक करने के लिए. फिब्रस प्रोटीन्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर. ये हम कैसे याद रख सकते हैं? इसका जो फेमस एग्जाम्पल है ना, वो है केराटिन, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नेल्स में और हमारे हेयर्स में. और हमारे नेल्स और हेयर्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनमें केराटिन होता है जो एक फिब्रस प्रोटीन है विच इज़ वाटर insoluble. The other example is myosin, the protein present in the muscles. Okay. अब हमने क्लासीफाई तो कर दिया प्रोटीन को दो टाइप में, बट ये जो दो शेप है ना प्रोटीन के, या तो स्पेरिकल या फिर फाइबर लाइक, दिस रिजल्ट्स इन द 4 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. मतलब जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक लेवल में तो उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं. वी हैव टू स्टडी दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर अंडर 4 लेवल्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ओके, जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई भी जो है 4 लेवल्स में करता है. एकदम शुरुआत में प्री प्राइमरी में जाता है, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर हायर सेकेंडरी में. सिमिलरली the structure of the protein will be studied under 4 levels, and the first one is called primary level or the primary structure. Now what is this primary structure of protein? It tells us about the sequence of the alpha amino acids which are linked to make a particular प्रोटीन. हमें मालूम ही है कि बहुत से अल्फा अमाइनो एसिड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, राइट. एंड कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, ये सीक्वेंस जो हमें बताता है ना, दैट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, so in one line I can say primary structure is the sequence of the constituent alpha amino acids which are linked by peptide bond. 2, 3 या फिर जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स लिंक हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, उनका सीक्वेंस जो बताता है ना, पहले कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा, that is known as primary structure. And remember, the sequence is very important.
any change in the sequence of this amino acid will result in the formation of a different type of the protein. Okay, and how the primary structure is written, you know, it is by writing the 3-letter symbols of amino acid as per the sequence इन ए कंसर्न्ड प्रोटीन. एक पर्टिकुलर प्रोटीन में जो भी अमाइनो एसिड्स है उसका हम 3-लेटर सिंबल, हमने देखा था 3-लेटर सिंबल्स, जो ग्लाइसिन का था वो था GLY, फिर एलेनाइन का जो था वो था ALA. तो अगर सपोज करो कि ग्लाइसिन और एलेनाइन और फिर से ग्लाइसिन ऐसे लिंकिंग हुआ है और एक ट्राईपेप्टाइड बना है, तो हमें क्या करना है, ये जो 3 अल्फा अमाइनो एसिड्स है इन दिस ट्राईपेप्टाइड, उनका सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर्स लिखना है और उन 3-लेटर वर्ड सिंबल्स में आपको 3-लेटर सिंबल्स में आपको बीच में डैश डालना है. दिस इज हाउ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड विल बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करूँगी. देखो, NH2CHR एंड COOH, ये क्या था, अपना अल्फ़ा अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला. सपोज ये पहला अल्फ़ा अमाइनो एसिड है और दूसरा हमारा जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है उसमें भी ऐसा ही ग्रुप होगा ना, बट R में भी सम डिफरेंट ग्रुप. सो लेट अस पुट R डैश. अब इनके बीच में क्या होता है, डिहाइड्रेशन और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, राइट. सो हाउ दैट इज रिटन CONH एंड लाइक दिस. Okay, so in this way many such peptide bonds will be formed, and what is their sequence, that is only the primary structure. Okay, where the R groups will differ and the different alpha amino acids will join. क्योंकि यहाँ पे free end amino group है, this is called N terminal and this is known as C terminal. ओके, अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट विल कंडेंस विद द अमाइनो ऑफ द नेक्स्ट एंड दिस विल बी व्हाट देन CO एंड लाइक दिस. सिमिलरली NH2 विल बी NH, क्योंकि उसका हाइड्रोजन फिर वाटर में इन्वॉल्व हो जाएगा वाटर फॉर्मेशन में. सो दिस इज कॉल्ड N टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वी नीड नॉट स्टडी दैम इन डिटेल बिकॉज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिड्यूस्ड पोर्शन. बट लेट मी टेल यू कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या था. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ए 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड रीजन्स ऑफ ए प्रोटीन चेन. द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द NH proton of one amido group and the carbonyl oxygen of another amido group, they will be bonded in the secondary structure. सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सपोज वो ऐसा है, तो इसको जब आपने कॉइल कर दिया, इसको जब आपने घुमा दिया तो आपको मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना उसके वो हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 फॉर्म्स. वन इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स फॉर्म, जो कुछ ऐसा दिखेगा जस्ट लाइक DNA, एंड द अदर वन इज बीटा प्लीटेड शीट्स, जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और शीट्स मिलेगा. ओके, एंड टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको भी फोल्ड और ट्विस्ट जब करते हैं तो हमें मिलता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. थैंक गॉड कि वो हमें अभी नहीं पढ़ना है. एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली बियॉन्ड द scope of our textbook. It is the much complex structure which is made by changing our tertiary structure. tertiary structure का भी further folding और twisting जब करते हैं तो quaternary structure मिलता है. लेकिन आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ primary structure के बारे में जानना है, और वो क्या है, it is simply giving us the sequence of alpha amino acids. How it is represented? By writing only the 3-letter symbol of the amino acids and putting a dash between them. जो पहले आप अमाइनो एसिड लिखोगे उधर आपको NH दिखेगा, बराबर, तो इसको N टर्मिनल बोलते हैं. लास्ट में जो लिखोगे वहाँ पे आपको CO यानी कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा तो उसको C टर्मिनल बोलते हैं, राइट. स्टूडेंट्स, हम लोग कब से बात किसकी कर रहे हैं मालूम है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की. क्या होता होगा अगर हम मिल्क में लेमन डाल देते हैं, क्यों जो दूध है वो फट जाता है जब उसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया जाता है या विनेगर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना किसी भी प्रोटीन का, इट ब्रेक्स डाउन एंड
This takes place without breaking the peptide bond. The process is called denaturation of protein, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे in our next class. Till then, bye bye.